क्लास में सर ने कोई क्वेश्चन पूछा और आप उस क्वेश्चन के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं, तब तक पता चला किसी लड़के ने आंसर दे दिया। लगता है कि हमारा 1 घंटा ही तो जा रहा है इन सब चीज़ों में, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर आप जोड़िएगा तो डेली का 1 घंटा मिला के आपके 2 इयर्स प्रिपरेशन टाइम में वो 1 मंथ के बराबर हो जाए। कभी भी डिमोटिवेशन फील हो तो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, आप खुद से बात कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। वही ब्रांच चुनिए जिसमें आप 4 साल पढ़ पाए। मतलब कि डोंट रिलाई ऑन ब्रांच चेंज because this is uncertain and it may happen that you get 10 CG although you can't get your branch changed. So hello everyone, मैं आशुतोष कुमार फ्रॉम आईटी पटना और मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईटी धनबाद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज हम आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित है आईटी टॉक्स के 5th एपिसोड के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट प्रेजेंट है जिन्होंने जिस उम्र में जो मुकाम हासिल किया, जो अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल की, वो सारे बच्चों का सपना होता है कि इस उम्र में वो सारी चीजें हासिल करें। उन्होंने जेईई एडवांस में 1482 रैंक सिक्योर किया, साथ ही साथ जेईई मेंस में उनका रैंक 1817 था और इसके साथ ही वो एनएसीसी सेकेंड स्टेज के लिए भी क्वालिफाइड हुए। यहाँ तक 12th लेवल तक का अचीवमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा था, लेकिन इसके बाद वाला जो अचीवमेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो इन्होंने कारनामा किया, वो बहुत ही मुश्किल होता है और ऐसा कह सकते हैं कि जेईई एडवांस में टॉप 500 रैंक हासिल करने के इक्विवेलेंट होता है। उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद अपनी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कन्वर्ट की अपनी मेहनत के बदौलत। तो आज मैं स्वागत करता हूं उज्जवल कुमार दुबे का और मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को वो अपने बारे में कुछ बताएं। थैंक यू। मेरा नाम उज्जवल कुमार दुबे है और मैं गोपालगंज बिहार से हूँ और मैं फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर साइंस से फ्रॉम आईआईटी रुड़की। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आपकी ब्रांच चेंज के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या क्या आपको पसंद है करना अपने फ्री टाइम में? मुझे बैडमिंटन खेलना बढ़िया लगता है और क्रिकेट देखना बढ़िया लगता है और साथ साथ में मुझे पढ़ना, किताब पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। बस यही सब हॉबीज है। थोड़ा गाना भी गा लेता हूँ कभी कभी। तो आपको मूवीज में और वेब सीरीज में क्या क्या देखना पसंद है? 2 साल इतनी मेहनत करने के बाद जब आप कॉलेज में आ गए, आपको थोड़ा सा फ्री टाइम मिला, तो आपने कौन कौन सी मूवीज देखी, कौन कौन सी वेब सीरीज देखी? वेब सीरीज तो मैं वैसे ज़्यादा देखा नहीं हूँ, लेकिन मैंने मूवीज देखी थी। जैसे मैंने छिछोरे मूवी देखी थी, हाउसफुल का चारों पार्ट मैंने देखा है और साथ साथ में मैंने सुपर 30 फिल्म भी देखी थी जब मैं तैयारी कर रहा था एडवांस का तभी। और बात जहाँ तक है कि एडवांस के बाद से मतलब एडमिशन तक मैंने क्या किया, तो मैंने उस बीच में थोड़ा C++ लैंग्वेज सीखा था। मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि आपके ऑनलाइन क्लासेस के एक्सपीरियंस कैसे है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस कैसे लग रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस करते हुए, या फिर ऑनलाइन कॉलेज का जो एक्सपीरियंस है उसमें फ्रेंड्स कितने बने, नए फ्रेंड्स और सीनियर्स कैसे बने? ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा इशू तो हो ही जाता है जैसे इंटरनेट का, बट ठीक है, अभी कुछ कर भी तो नहीं सकते है ना। प्रोफेसर्स भी बहुत कोशिश करते हैं हमारा हेल्प करने का और समझाने का, बट वी हैव टू डील विद द सिचुएशन ज्वाइंटली। और जहाँ तक बात है नए दोस्तों की, तो हाँ बने हैं और वो बहुत अच्छे और हेल्पिंग भी है। और सीनियर्स के बारे में काफ़ी मिथ बाहर है कि मतलब रैगिंग वैगिंग होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर्स आर बेटर देन द बेस्ट। बहुत अच्छे सीनियर मिले हैं और बहुत हेल्पिंग भी है। अगर हम लोग को कभी भी कोई भी डाउट होता है तो हम लोग अपने सीनियर्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं अब आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहूंगा, जो कि बच्चे जरूर जानना चाहेंगे कि हमें जेईई के दौरान किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं ताकि वो इन बातों को अच्छी तरह से फॉलो कर सकें। सबसे पहले हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए और कम पैसा के कारण से खाना अच्छा नहीं खाते, जिसके कारण हेल्थ खराब हो जाता है और 1-2 महीना वेस्ट हो जाता है। देन वी शुड फोकस ऑन आवर हेल्थ, बिकॉज अगर हमारा हेल्थ सही रहेगा तो फिर से हम अपने पढ़ाई पे भी बढ़िया से ध्यान दे सकते हैं। सेकंड चीज़ है कि हमें डिस्ट्रैक्टिंग थिंग्स से दूर रहना चाहिए। ये चीज़ें कुछ भी हो सकती है, जैसे हो गया आपका मोबाइल, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक। कभी कभी तो हमारे फ्रेंड्स भी हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे फ्रेंड्स से भी दूर रहना ही सही है। हमें लगता है कि हमारा 1 घंटा ही तो जा रहा है इन सब चीज़ों में, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर आप
जोड़िएगा तो डेली का 1 घंटा मिला के आपके 2 इयर्स प्रिपरेशन टाइम में वो 1 मंथ के बराबर हो जाएगा, फुल 1 मंथ। एंड नो एनी स्टूडेंट वांट टू वेस्ट हिज टाइम। 1 महीना कोई बर्बाद करना नहीं चाहेगा, इसीलिए इन सब चीज़ों से जितना दूर रह सके उतना रहिए। नेक्स्ट चीज़ है कि हमें रेगुलरली पढ़ाई करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ओकेजन लाइक होली, दिवाली, छठ एक्सेट्रा। और वी मस्ट फॉलो अ प्रॉपर शेड्यूल। हम लोग को एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना चाहिए ऑन वीकली और मंथली बेसिस। वीकली बेसिस वाला ज़्यादा सही रहता है, ताकि आप एक वीक के लिए अपना टारगेट सेट करें और फिर से उसको अचीव करने का कोशिश करें। 100% परफेक्शन ना मिलने पे, जैसे 100% कंप्लीट ना हुआ तो थोड़ा सा भी डिमोटिवेट होने का जरूरत नहीं है। बस कोशिश करते रहना है कि जैसे जैसे वीक्स बढ़ते जाए आपका परफेक्शन लेवल भी बढ़ता जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए रेदर देन नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जैसे अगर हमारा एक बुक बना के ही मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो देयर इज नो नीड टू सॉल्व अ लॉट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। वी शुड फॉलो वन बुक एंड सॉल्व इट थोरोली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है कि वी शुड ऑलवेज फॉलो आवर टीचर एंड इंस्ट्रक्टर एंड हैव बिलीव इन देम। ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है जिसके कारण से बहुत सारे स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनको अपने टीचर्स पे ही भरोसा नहीं रहता है। तो आपको जो भी आपका टीचर्स इंस्ट्रक्टर मिले उस पर आप फुल्ली फेथ कीजिए, बिकॉज ही इज द ओनली वन हु कैन मेक यू टू क्रैक जेई एग्जाम। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जेई प्रिपरेशन के टाइम में बहुत जगह बहुत फेजेस ऐसी आती हैं जहां लगता है कि बहुत डिमोटिवेशन हो चुका है, अब मुझसे नहीं होगा। हर एस्पिरेंट को ऐसा लगता है, और इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है ये बताएं हमारे व्यूअर्स को। इससे कैसे बाहर निकले, टेस्ट पेपर खराब होते हैं रेगुलरली, उसको कैसे फेस करें, और टेस्ट कैसे देने चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, डिमोटिवेशन जो है ये कॉमन चीज़ है जेई प्रिपरेशन के टाइम में, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। सो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, और मुझे भी इसको फेस करना पड़ा था। उस टाइम हमें यही सोचना चाहिए कि 1-2 टेस्ट हमारा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता है। बस एक बात तो इंश्योर कर लेना चाहिए कि हम अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं। अगर आंसर आता है कि नहीं दे रहे हैं, तो फिर से आप मेहनत कीजिए। अगर आप दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ बिलीव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जेई प्रिपरेशन, और हमें खुद पे भरोसा होना ही चाहिए। डिमोटिवेशन तो भाई काफी होता है, जैसे कि क्लास में सर ने कोई क्वेश्चन पूछा और आप उस क्वेश्चन के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं, तब तक पता चला किसी लड़के ने आंसर दे दिया। तो उस समय लगता है कि यार हम मतलब कैसे है कि यही क्लास में बैठे और वो बता दिया, हम सोच भी नहीं पाए। तो इस टाइम पे आपको पॉजिटिवली सोचना होता है कि मैं क्लास में नहीं सोच पाया, कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बाद से अगर मेरे पास ये ऐसा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसको जरूर सोचूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो यही होता है ना कि आपको टेस्ट में परफॉर्म करना होता है। देन और एक और बात है कि जैसे टेस्ट आपका 1-2 खराब होने लगा तो उससे ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, आपको बस अपने मेहनत पे ध्यान देना है। और एक बात ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इट इज ओनली यू हु कैन ओवरकम दैट प्रॉब्लम्स, नो वन एल्स कैन हेल्प यू। आप ही है जो अपने आप को मदद कर सकते हैं, और आपका हर एक एफर्ट आपको अपने गोल के पास ले जा रहा है, इसीलिए कभी भी एफर्ट देना नहीं छोड़िए। यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि टेस्ट कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारी प्रिपरेशन के दौरान, और टेस्ट का जो एनालिसिस हम लोग करते हैं वो हमें किस तरह से करना चाहिए और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। टेस्ट का तो सबसे ज्यादा योगदान रहता है मतलब हमारे जेई प्रिपरेशन में। और देखिए, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, और टेस्ट देने का तरीका भी होता है। जैसे कि कभी कभी हम लोग टेस्ट देने जाते हैं, अगर शुरू में सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, 2-4 सवाल नहीं बना, तो फिर से एक तरह का डिमोटिवेशन होता है। उसके बाद से लगता है कि अरे अब तो ये पेपर ही पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, और इससे निकलने के लिए एक और उपाय है। जैसे मैंने जिसको फॉलो किया था कि मैंने कभी भी एक पेपर को एक साथ सबको सॉल्व करने का कोशिश नहीं किया था। जैसे मेरा एम रहता था कि 40 एंड 20 में रेशियो में हम सॉल्व करें पेपर को। अब ये कैसे? तो जैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट एक पेपर को मैंने 2-3 बार अटेम्प्ट करता था एक ही टेस्ट के दौरान। तो उसमें क्या होता था, फर्स्ट टाइम में आपको जो भी आसान सा सवाल लगे, जिसको देखते ही लग जाए ठीक, आप वैसे सवाल को चुनिए और उसको बना लीजिए, क्योंकि इससे आपका 40% मार्क्स तो इंश्योर हो गया, और आपको कोई डिमोटिवेशन भी नहीं आएगा कोई क्वेश्चन छोड़ते वक्त, क्योंकि आप जानते हैं कि हम खुद से छोड़ रहे हैं, ये छूट नहीं रहा है।
फिर से आप सेकंड वाले में जाइए, अब आपको जो जो लगे कि जिसमें 1 मिनट से ज्यादा लग सकता है वो सवाल को सॉल्व कीजिए, और लास्ट में जो 20% सवाल बच जाते हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, देखिए हर एक पेपर में इजी क्वेश्चंस का वैल्यू होता है, बहुत सारा इजी, मतलब 50% 40% ऑलवेज इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि आप इजी क्वेश्चन को आसानी से ग्रैब कर लीजिएगा, और हार्ड क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम भी बचेगा। टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेस्ट, hence in this way you can manage your time। और देखिए टेस्ट में मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक, अगर हमारा टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है तो फिर से लगेगा क्या, कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाएगा हमारा, लगेगा कि हम तो पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, कुछ और हमको मतलब तरीका खोजना चाहिए, ये चैप्टर को फिर से पढ़ना चाहिए, मार्क्स ही नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा हो सकता है, और मोस्ट चांसेस में ऐसा ही होता है कि आप टेस्ट को बढ़िया तरीका से नहीं देते हैं, इसके कारण से आपका टेस्ट गड़बड़ होता है और फिर से आप उस चैप्टर्स को पढ़ने लगते हैं। तो आप एक अच्छा सा शेड्यूल अपने तरीका बनाइए कि हमको इस तरीका से टेस्ट देना है, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स में पेपर को अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। दिस विल हेल्प यू अ लॉट एंड आई हैव फॉलोड दैट, एंड दिस इज नॉट इजी टू फॉलो, बिकॉज आप किसी भी टेस्ट में क्वेश्चंस को छोड़ देना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जैसे लगता है कि कोई ना कोई ऑप्शन तो लगा ही देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, जानबूझ के छोड़ना है, और ये प्रैक्टिस करना है, 2-3 टेस्ट के बाद से आपका हो जाएगा। और जिनका भी अभी मेंस एडवांस आने वाला है उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप 3 डेज 5 डेज के इंटरवल पे आप टेस्ट देते रहिए, चाहे वो कहीं का भी टेस्ट हो, इससे आपका एक रेगुलरिटी बना रहता है। दैट्स ऑल। तो आपने अपना प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया और आपको किस चीज ने इंस्पायर किया आईआईटी में आने के लिए? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं 10th तक मतलब सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट था और नॉर्मल एक बोर्ड स्टूडेंट था, और मैं पटना भी गया, तो मैं बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए ही गया था। वहाँ पे मैंने कुछ 1 महीना के आसपास इंडिविजुअल कोचिंग भी किया था। पर वहाँ पे जाने के बाद से मतलब जिधर देखता था उधर आईआईटी जेई का ही पोस्टर लगा रहता था। तो मुझे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि अच्छा चलो यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन तो है, तो मतलब मतलब इम्प्रूव करने का एक चांस मिलता। तो मेंटर्स कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया, और वहाँ के मतलब नॉर्मल बैच में मेरा एडमिशन हुआ था। तो वहाँ नॉर्मल मतलब हमारे बैच में परफॉर्मेंस के अनुसार, जैसे कि मैं वहाँ जब पढ़ने लगा तो मुझे बहुत मजा आने लगा था। मतलब सारे टीचर्स बड़ाई करते थे, और फिर से मतलब बहुत अच्छा लगता था कि नया नया चीज़ मिल रहा है पढ़ने के लिए, और एक अच्छा इन्वायरमेंट भी मिला जहाँ पे मैं लड़कों से कम्पीट कर सकता था, क्योंकि वहाँ बाकी सारे बच्चे मेरे ही जितना टैलेंटेड थे, कुछ मेरे से ज़्यादा थे। तो बहुत अच्छा लगता था, और वहाँ के टेस्ट में मेरा रैंक आया अच्छा, तो सर लोग भी बड़ाई की है। और फिर से मतलब कि जैसे देखिए, अगर आपके मेहनत आपके पढ़ाई का आपको रिवार्ड मिलने लगे तो पढ़ने में भी मजा आने लगता है। तो जैसे मेरा नॉर्मल बैच था, तो मुझे अच्छा मार्क्स के बेसिस पे मुझको स्टार बैच में भेज दिया गया, मतलब मेरे कोचिंग के सेकंड लेवल। तो स्टार बैच में मैं जब गया तो बहुत अच्छा सा मतलब अच्छा फैसिलिटी भी मिलने लगा था मुझे। तो और फिर से मैंने स्टार बैच में भी मैं नहीं रुका था। मुझे पता चल गया कि एक अचीवर्स बैच भी है जो वहाँ का टॉप बैच था, तो मैंने उसमें भी पूरा अपना जी जान लगा दिया था। और फिर से मैं अचीवर्स बैच के लिए मेहनत करने लगा, और अचीवर्स बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ क्लास 12 आते आते तक। और फिर से अचीवर्स बैच में आने के बाद भी मतलब हमारा मेहनत तो रुका नहीं। जनरली हम लोग को कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता था। जैसे मैं अपना थॉट आपको बताता हूँ कि जैसे मैं जब अचीवर्स बैच में गया तो वहाँ हम लोग सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे। तो कुछ स्टूडेंट थे जो पहले से फाउंडेशन कोर्स कर चुके थे, जैसे जो 9-10 से ही मतलब आईआईटी जेई के बारे में उन लोगों को पता था, और वो लोग पढ़ाई भी करते थे फाउंडेशन वाला, लेकिन हम लोग तो बोर्ड वाले थे। तो इसलिए हमको थोड़ा मतलब मैं अंदर से ही प्रिपेयर्ड था कि अगर वो 8 घंटा पढ़ते हैं तो मेरे को 12 घंटा पढ़ना ही है, अगर उन लोग से अच्छा करना है तो। क्योंकि वो जो 4 घंटा मैं आज उनसे ज्यादा पढ़ रहा हूँ, मेरे से 4 घंटा ज्यादा उन्होंने 10th क्लास में किया है, क्योंकि उन्होंने बोर्ड भी किया साथ साथ फाउंडेशन भी किया, मतलब मुझसे ज्यादा उन्होंने पढ़ा है। और मुझको उनको पीछे करने या उनके बराबरी करने के लिए मुझे ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। और ये मैं कुछ मतलब अपने आप पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा फर्ज है कि मैं पढूं। तो इसीलिए मतलब मेरे कोचिंग में बच्चे पढ़ते थे अगर 12 घंटा, तो मेरे को 16 घंटा ही पढ़ना पड़ता था। मैं आपको बता दूं कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि 2-3 घंटा सो के गए क्लास में, पूरा एकदम आंख लाल लाल होता था, सर लोग भी डांट देते थे। बट दिस डज नॉट मैटर। एक बार आप अगर ठान लीजिए तो कोई भी चीज मतलब इम्पॉसिबल टाइप का नहीं है। वैसे बोलते हैं ना कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो हम लोग को पत्थर को तो पानी नहीं बनाना है भाई, बस जेई ही क्वालिफाई करना है। तो इसके लिए पूरा अपना जोर लगा दीजिए।
और अचीवर्स बैच में जाने के बाद भी मैंने वहाँ पे भी मेहनत अपना जारी रखा, क्योंकि मुझे अपना पैसा पूरा माफ कराना था, मतलब वहाँ फूडिंग लॉजिंग का फैसिलिटी, तो वो भी मेरे को मिला। और साथ देखिए, जैसे कि मैं अपनी इस जर्नी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर जैसे आज प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं पटना या फिर कोटा कहीं भी, तो आप ये सोच के मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं कि आपका 2 साल बाद जे एडवांस है और आज आप पढ़ रहे हैं। आपको अपना शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस करना है, बिकॉज शॉर्ट टर्म गोल्स कैन मोटिवेट यू मोर देन दैट जे एडवांस थिंग्स। ठीक है, जिससे शॉर्ट टर्म गोल्स, मैंने नॉर्मल में था मैं जब, तो स्टार के लिए मेहनत किया, स्टार में था तो अचीवर्स के लिए मेहनत किया, अचीवर्स में था तो फ्री फूडिंग के लिए मेहनत किया। तो इससे क्या होता है कि जैसे आप ऐसे मेहनत करते करते चले जाएंगे तो पता चलेगा जिस दिन आपका शॉर्ट टर्म गोल्स का एंड होगा ना, उसी दिन आपका लॉन्ग टर्म गोल भी पूरा हो चुका होगा। जैसे कि जब मेरा ये पूरा खत्म हुआ तब तक मेरा जो एडवांस आ चुका था, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। उसके बाद से वो थोड़ा पेंडेमिक के कारण से हम लोग घर पे आ गए, तो थोड़ा रैंक तो इधर उधर हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, विश्वास अपना कभी छोड़ना नहीं चाहिए और आपका मेहनत कभी भी खराब नहीं जाएगा। जैसे मैंने मेहनत किया था, मुझे पता था मेरा रैंक थोड़ा गड़बड़ हुआ ये कोविड पैंडेमिक के चलते, कोई दिक्कत नहीं था। मैंने अपना बेस्ट कॉलेज, अपने चॉइस के कॉलेज में एडमिशन लिया, IIT रुड़की में। मुझे वहां पे मेरा मतलब चॉइस का ब्रांच तो नहीं मिला, मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए था तो वो नहीं मिला, लेकिन फिर भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को विश्वास था खुद पे कि आई कैन वर्क हार्ड। और मैंने फिर से वहां भी मेहनत किया और मेरा ब्रांच चेंज होके कंप्यूटर साइंस हो गया। तो इससे मैं बस आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि आप भी अपने मेहनत को जारी रखिए, छोटा छोटा चीजों से डिमोटिवेट होने का जरूरत नहीं है। ऑलवेज टेक थिंग्स एज चैलेंज और उसको पूरा करने का कोशिश कीजिए। नहीं होता है कोई बात नहीं है, फिर से ट्राई करेंगे, ट्राई करना नहीं छोड़ना है। तो मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि आईआईटी में एडमिशन के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस है, आपके सराउंडिंग में क्या चेंजेस है, और सबसे स्पेशल क्वेश्चन ये है कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? देखिए, IIT होने के बाद से मतलब बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि पेरेंट का थोड़ा बिलीव बढ़ गया हम पे, और मतलब कहीं भी जाने पे थोड़ा रिस्पेक्ट भी मिलता है। और देखिए, पर्सनल लेवल पे अगर बात करें तो हमारे को खुद से बहुत फायदा होता है, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा, मतलब और डाइवर्स टाइप के पीपल से हमको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। जैसे बोले तो एक रॉकेट के लिए जैसे लॉन्च पैड होता है, वैसे हमारी जिंदगी के लिए एक IIT एक्ट करता है। और IIT में जाने के बाद से एक और चीज होता है कि मतलब 2-3 दिन नहीं भी पढ़ो तो काम चल जाता है, लेकिन ये सब जेई प्रिपरेशन के टाइम पे आप नहीं कर सकते हैं। और मतलब आपको जो भी करने का इच्छा हो, मतलब आप जो भी चाहते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, मतलब स्विमिंग, प्लेइंग, कुछ भी जो आप सेक्रीफाइस किए इस 2 सालों में, वो सब आपको मिल जाएगा, एक बार आप IIT निकाल लीजिए। तो अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि आपका लाइफ में क्या एम या गोल है, क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? देखिए, अभी तक मैंने जो भी अचीव किया, जिसका मतलब अचीवमेंट बोल रहे हैं, तो वो सब कुछ भी प्री प्लान नहीं था। जैसे जो भी मतलब मेरे सामने आता गया उसमें मैं अपना 100% देता गया। और मैं यही सोचता हूँ अभी कि आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज मुझको मिलेंगी या फिर जहाँ भी मुझको काम करने का मौका मिलेगा, मैं उसमें अपना 100% दूंगा। और मुझे सोशल वर्क करने में भी थोड़ा बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कुछ भी करूं, कहीं भी नौकरी करूं, जो भी, लेकिन सोशल वर्क जरूर करूंगा आगे आने वाले टाइम में। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट ईयर में होते हैं और जो आईआईटी में एडमिशन के बाद एक सपना लेकर आते हैं कि मैं आईआईटी में मेहनत करके ब्रांच चेंज कराऊंगा। तो ब्रांच चेंज कराने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। सबसे पहले तो मेरा ब्रांच चेंज हुआ है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और ब्रांच एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है अगर आपको अपना फेवरेट ब्रांच नहीं मिला हो किसी कॉलेज में, तो दिस इज मेनली ड्यू टू योर जेई रैंक। जेई एडवांस के एग्जाम के दिन आपका तबीयत खराब हो गया या फिर कोई भी अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण से अगर आपका फेवरेट ब्रांच आपको नहीं मिल पाया, तो फिर से आपके लिए ब्रांच एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। ऑल्दो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब ब्रांच चेंज कराना, मतलब अनसर्टेनिटी इसमें बहुत ज़्यादा है कि आपका ब्रांच चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस यहाँ पे आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट से होता है जिनका IQ लेवल आपके बराबर हो, नहीं तो आपसे ज़्यादा हो, क्योंकि सभी वो आपके ब्रांच में सिर्फ वही लड़के होंगे जिनका आपके बराबर ही रैंक आया हो। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, थोड़ा कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, मतलब कंपेयरिंग टू योर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स
यहाँ पे आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट वी शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, और ये सोच के मेहनत करना चाहिए कि अगर एक भी स्टूडेंट का ब्रांच चेंज होता है तो वो स्टूडेंट मैं क्यों नहीं हूँ। और इस चीज के लिए हमको अपना सर्वस्व न्यौछावर, मतलब जैसे बोलते हैं ना, सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हम लोग जो कर सकते हैं वो सिर्फ एक ट्राई ही है, मतलब हम लोग ट्राई ही कर सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते, रिजल्ट हमारे हाथ में तो है नहीं, बट वी कैन ट्राई आवर बेस्ट। और वी शुड ऑलवेज गिव आवर ऑनेस्ट एफर्ट। अगर आप अपना ऑनेस्ट एफर्ट देते हैं तो आपका ब्रांच जरूर चेंज होगा। लेकिन एक और बात ध्यान रखने वाली है कि ब्रांच जब आप चूज करते हैं काउंसलिंग के टाइम, तो वही ब्रांच चुनिए जिसमें आप 4 साल पढ़ पाए। मतलब कि डोंट रिलाई ऑन ब्रांच चेंज because this is uncertain and it may happen that you get 10 CG although you can't get your branch changed because it has a lot of इसमें बहुत सारे मतलब क्राइटेरिया होते हैं जिससे आपका ब्रांच चेंज होता है, तो वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। तो जैसे कि अपने ब्रांच चेंज पे ही डिपेंडेंट मत रहिए, ऐसा ब्रांच लीजिए जिसमें आप 4 साल पढ़ पाए। और देखिए ब्रांच चेंज करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है आपका सीजी मेंटेन करना। तो सीजी मेंटेन करने के लिए मेरा तो यही मतलब ये रहता है कि देखिए जैसे आपका एडवांस हो गया, आपका आईआईटी में हो गया, तो ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अभी भी उसी तरह से पढ़ाई करना है जैसे आपने जेई वक्त पढ़ाई किया था, बिकॉज क्योंकि आपका जेई में कुछ कमी रह गया था जिसको अभी आप दूर करने का कोशिश कर रहे हैं, तभी आपका ब्रांच चेंज होगा। क्योंकि ब्रांच चेंज होने का एकमात्र मतलब ये होता है कि आप अपना रैंक को बढ़िया कर रहे हैं, आपको रैंक बढ़ाने का एक मौका मिल रहा है। तो आपको अपने क्लासेस में अटेंटिव रहना है, अपने टीचर्स के दिए हुए हर एक असाइनमेंट्स को फॉलो करना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, क्लास बंक नहीं करना है, और हर एक टेस्ट, हर एक असाइनमेंट, हर एक क्विज को सीरियसली लेना है, बिकॉज दैट ऑल विल काउंट टू योर सीजी एंड यू शुड फोकस ऑन योर सीजी एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर, जब तक आपका ब्रांच चेंज नहीं हो जाता है। दिस इज ऑल यू कैन डू। तो जैसे कि कोविड सिचुएशन के कारण जो जेई मेंस और जेई एडवांस पोस्टपोन हो गया है, तो जो ये हम लोग को टाइम गैप उसका हम लोग किस तरह से यूटिलाइज करें, इस टाइम का किस तरह से यूटिलाइज करें। और लास्ट ईयर भी इसी तरह से जेई मेन और जेई एडवांस पोस्टपोन हो गया, तो आपने इस लॉकडाउन का किस तरह से यूटिलाइज किया था अपनी पढ़ाई में? मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कोविड के सिचुएशन में जैसे अभी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम बस पोस्टपोन्ड हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है। इसीलिए हमको अपने प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं है। और देखिए आपको टाइम मिला 5 मंथ का, तो बाकी स्टूडेंट को भी 5 मंथ का टाइम मिला। अब इससे होता क्या है, तो इससे जैसे हम लोग के टाइम में भी हुआ था और आप लोग के टाइम में भी होने आने वाले टाइम में भी होगा। इससे क्या होता है ना, जैसे कि पहले उतना ही मार्क्स पे जो रैंक आता था, अब उतना ही मार्क्स पे उतना रैंक नहीं आ पाएगा। जैसे कि 240 नंबर पे मानिए कि आपका 1500 रैंक आ रहा था, लेकिन अब क्या होगा कि अब आप मेंस में 240 लाइएगा तो हो सकता है कि आपका 2000 5000 के रैंक भी पार कर जाए। तो इसलिए क्या होता है कि कट ऑफ जो होता है वो बढ़ जाता है, फिर से आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे सामने बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, जो बहुत स्टूडेंट जिनका मतलब लॉकडाउन लगने से पहले उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद वो मुझसे भी अच्छा कर गए। तो इससे क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या सोचते हैं कि नॉर्मली कि अच्छा चलो भाई टाइम मिल गया है अब क्या, लेकिन नहीं, उस टाइम को आपको बढ़िया से यूटिलाइज करना है। और ये यूटिलाइज कैसे हो सकता है, तो देखिए आज आपका एग्जाम तो हो गया रहता अगर कोविड नहीं रहता तो, या फिर आने वाले 1 मंथ में हो गया रहता, तो आप तो पूरा फुल्ली प्रिपेयर्ड थे इस एग्जाम के लिए भी, लेकिन ये नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हो गया। आपको बस ये करना है कि रेगुलर रिवीजन। और रेगुलर रिवीजन कैसे हो सकता है, तो जैसे आप टेस्ट दीजिए। जो स्टूडेंट का तैयारी पूरा हो चुका है, जिन्होंने पूरा कर लिया, तो उन्होंने क्या करना है कि बस डेली टेस्ट देना है। टेस्ट में एक भी सिंगल एरर, वी हैव टू एरर लिस्ट एवरी टेस्ट। हर एक टेस्ट में आपको एरर लिस्टिंग करना है। हर एक टेस्ट में देखना है क्या गलती हो रहा है, किस टाइप का गलती हो रहा है, उस गलती को सुधारते जाना है। जैसे मेंस में तो ये काफी मतलब इफेक्ट कर देता है अपने आपके रैंक को, आपके मार्क्स को। एरर जो सिली मिस्टेक्स होते हैं, तो इसको कम करने के लिए अब आपको मेहनत करना है। और देखिए पूरा पेपर सॉल्व किए, आपको कहाँ से कमी लग रहा है, टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा गड़बड़ी है, उसको मैनेज करने का सोचिए। मतलब वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ इन दिस 5 मंथ्स। एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि अरे यार मेरा तो अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हम क्या करें, तो देखिए आपने अभी तक 2 साल जो मेहनत किया,
अगर आप 5 महीना पूरा बढ़िया से लग के मेहनत कर देते हैं तो आपका 2 साल का मेहनत का फल आपको ये 5 महीना दिला सकता है। कीप दिस इन माइंड, ठीक है। और आपको पूरा का पूरा सिलेबस इतना टाइम मिल चुका है कि आप एक स्टूडेंट जो 11-12 पढ़ा, तो आप तो पढ़े हैं ना, कम से कम पढ़ लिए हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप 5 महीना में पूरा का पूरा सिलेबस आप खत्म कर सकते हैं। देयर आर एग्जाम्पल्स इन विच स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर सिलेबस विद इन 3 months एंड गॉट रैंक अंडर 500, देन यू कैन ऑल्सो गेट दैट। अगर आप समझते हैं कि अच्छा वो टॉपर्स हैं, वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, तो अच्छा ठीक है, आपको 5 मंथ का समय मिला है। आप क्या कीजिए कि पिछले साल का ट्रेंड उठाइए और देखिए कौन से चैप्टर्स ज्यादा आ रहे हैं, आपको उन चैप्टर्स पे मेहनत करना है। देखिए कट ऑफ पे डिपेंडेंट स्टूडेंट को नहीं रहना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको जेई क्वालिफाई करना है। वी हैव नॉट टू क्वालिफाई जेई, वी हैव टू गो अंडर सम रैंक दैट इज 10,000 और 5,000 और 2,000 1,500, दिस टाइप ऑफ मीन्स ऐसा आपका एम होना चाहिए। और इसके लिए आपको पूरा मेहनत करना है। और स्पेशली में कुछ स्टूडेंट जिनको मतलब बहुत सारा दिक्कत है, जो गांव के हैं, या फिर और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ने में अभी प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा कोविड के कारण भी, तो उनको तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि देखिए दोस्त, आप अपना पढ़ाई छोड़ सकते हैं, आपके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन आपका जिससे कंपटीशन होने वाला है उसके साथ प्रॉब्लम है, ये फिक्स तो नहीं है ना। बहुत सारे स्टूडेंट है, 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर इन दिस एग्जाम, देयर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स who get proper facilities and they are still studying, and आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं जी एडवांस या मेंस के बाद से कि मेरे घर ये प्रॉब्लम था इसीलिए मेरा मेंस में थोड़ा घबरा गया तो मेरे को एडमिशन ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना है, आपको खुद से टाइम निकालना है, 24 आवर्स में आपको 10 आवर कैसे भी निकालना है। और बायोसाइकिल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, वो तो आप एग्जाम के 10 दिन पहले ही बना सकते हैं दोस्त। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है दिन में पढ़ने का, तो आप रात में समय निकालिए, आप रात में पढ़ सकते हैं, रात में 8 से लेके 3 बजे तक 4 बजे तक आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप रात में पढ़िए, आप अपने घर आ गए हैं, दिन में बहुत सारा काम रहता है, तो फिर आप रात में टाइम निकाल के पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ये आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर आप ही को डिसाइड करना है। नो वन एल्स इज गोइंग टू हेल्प यू। तो हम लोग इस वीडियो के एंड में आ गए हैं और मैं उज्जवल से एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा कि वो हमारे व्यूअर्स जो जे एस्पिरेंट्स हैं, जो जे का तैयारी करें, उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। आप खुद में विश्वास रखिए और कभी भी डिमोटिवेशन फील हो तो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, आप खुद से बात कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, और हमें तो बस जेई क्वालिफाई करना है, पत्थर को तो पानी बनाना नहीं है। अगर बस एक आदमी भी जेई क्वालिफाई कर सकता था तो आपको ये सोचना था उस समय कि आप क्यों नहीं कर सकते। और यहाँ तो 10,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, इसीलिए बी ऑप्टिमिस्टिक एंड गिव बेस्ट एफर्ट, डेस्टिनी विल गिव यू ऑल थिंग्स यू नीड। ऑल द बेस्ट। तो उज्जवल ने अपने एंड से जितनी भी चीजें बताई, जो भी गाइडेंस दी आपको, वो सफिशिएंट है आपकी तैयारी के लिए। आप अगर उसको फॉलो करते हैं अपनी तैयारी के दौरान, और जितनी चीजें उसने छोटी छोटी हर बातों को ध्यान देते हैं जो भी उसने बताई है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। करना आपको है। हमारे इस वीडियो का मकसद बस ये है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके। उसने अपने जेई प्रिपरेशन में जो भी मेहनत किया आपके सामने वो रख पाए, और उसने बखूबी वो रखा। और उसने जो अचीवमेंट हासिल की है, जे एडवांस क्रैक करना और इतने अच्छे रैंक के साथ, अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आप इन सारी बातों को फॉलो करके आप भी, जैसे उज्जवल ने कहा कि अगर एक बच्चा भी जेई क्वालिफाई कर पा रहा है तो आप क्यों नहीं, वो एक बच्चे आप भी तो हो सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखते हुए जेई के प्रिपरेशन करनी और अपना 100% देना है। बाकी बातें उज्जवल ने पूरी बखूबी बताई है आपको, तो उन बातों का ध्यान रखिएगा। और उज्जवल हमारे चैनल पर आए और उन्होंने जेई के बारे में, ब्रांच चेंज से रिलेटेड और बाकी अपने लाइफ से रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें बताई, उसके लिए मैं इंटीग्रेटिव लर्निंग की टीम की तरफ से उज्जवल को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल, चैनल पर आने के लिए और इतना कीमती टाइम देने के लिए। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो आपको इस चैनल के थ्रू टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए इंटीग्रेटिव लर्निंग की टीम की तरफ से ऑल दी बेस्ट।